हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एचएपी क्लास में आज हमको डिस्कस करना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सब जानते होंगे। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी 1857 में 1857 में कुछ साइंटिस्ट हैं, ठीक है, क्लेम अलग अलग करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी डिस्कवरी मैंने की, पहले मैंने देखा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने देखा। ठीक है, तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि 1857 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट वॉन कोलिकर। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अल्बर्ट वॉन कोलिकर, और साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमान, ठीक है, अल्टमान कुछ भी कह सकते हैं। तो 1857 में इन दोनों साइंटिस्ट ने, दोनों फिजियोलॉजिस्ट थे, तो सबसे पहले इन्होंने ही एक अलग से, जब सेल की स्टडी कर रहे थे तो सेल की स्टडी के दौरान इन्होंने कुछ नोटिस ये किया कि सेल में एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जिसको इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है माइटो और दूसरा होता है कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन या कॉन्ड्रिया। दोनों ही एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड हैं। ठीक, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। तो माइटो का मतलब होता है ग्रीक में थ्रेड, यानी कि धागा। ठीक है, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी दाना। ठीक, तो जब इन्होंने देखा कि एक सेल के अंदर एक धागे नुमा दानेदार स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने इसको एक टर्म दिया, उस टर्म का नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वेंशन हो गया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई, अब इसके बाद इसके ऊपर और स्टडी होने लगी। ठीक, तो उस स्टडी में पाया गया कि हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजी पे। ये किस पर डिपेंड करता है? सेल की फिजियोलॉजी। यानी कि जो सेल जितना ज्यादा काम करेगी उतना ज्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, अगर सेल की फिजियोलॉजी ज्यादा है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, अगर सेल की फिजियोलॉजी कम है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड में पाया जाने वाला आरबीसी, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। ठीक, और इसी तरीके से हमारी जो लिवर की सेल्स हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या करीब 1000 होती है,
और जितने हमारे मसल्स के सेल हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 2000 तक होती है। ठीक, कहने का मतलब कि अगर सेल की फिजियोलॉजी ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। अगर सेल की फिजियोलॉजी या वर्कलोड कम है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। कभी भी अगर किसी सेल में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अगर एक से ज्यादा या मल्टीपल है तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अगर सेल में हमारे एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है या एक ही ग्रेन्युलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियम बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब तो ये हो गया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके साइज और शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइज और शेप की बात करते हैं। तो अगर इसके डायमीटर की बात करें हम, इसकी डायमीटर की बात करें तो वो 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो ये 2 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, या तो 2 माइक्रोमीटर, फिर भी ये वेरी करता है, 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली देखा गया है कि 2 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, शेप क्या होता है, शेप इनका होता है ये देखिए, इसमें एक और दो, दो मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉफ्ट शेप होता है और ग्रेन्युलर होता है। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन, ठीक, सॉफ्ट शेप और ग्रेन्युलर, ये इसका शेप है। ठीक, कई बार इसको हम लोग सॉफ्ट शेप की जगह रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा भी लिख सकते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, या सॉफ्ट शेप, दोनों ही होते हैं। ठीक, और इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी का यानी सेल का 90% एनर्जी यही सप्लाई करता है। ऑलमोस्ट 90% एनर्जी को सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझते हैं इसकी बात को। ठीक, कि 90% सप्लाई का क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है,
बॉडी मिलके बनी है हमारी सेल से। ठीक, अब इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम बॉडी के सेल्स को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो देखिए, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो ये बॉडी हमारे सेल्स को एक सिग्नल देगी, मैसेज देगी कि बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाए। अब जैसे ही सेल को कमांड मिलता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो सेल का जो एक कमांड है वो कमांड चलाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ठीक, तो हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स उसमें जो भी होते हैं, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक, प्रोटीन होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, मिनरल होता है, ठीक है, विटामिन होता है। ये जो भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनसे इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक, ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है पायरुविक एसिड। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है पायरुविक एसिड। तो जैसे ही फूड हमारा या न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे इस एंजाइम के कांटेक्ट में आते हैं या एंजाइम से रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी मिलता है। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो कहने का मतलब कि जैसे ही बॉडी को हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी एक सिग्नल भेजता है हमारी सेल्स को कि एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए। सेल्स ये सिग्नल फॉरवर्ड करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, लिपिड होता है, इन सब से अपने एंजाइम, जो कि इसके मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं फैटी एसिड और पायरुविक एसिड, ये फैटी एसिड और पायरुविक एसिड इन न्यूट्रिएंट्स के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा केमिकल एनर्जी का सोर्स है। ये क्या है? हमारा केमिकल एनर्जी का सोर्स है। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक, इसका निकनेम है पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब बात करते हैं इसकी बनावट या एनाटॉमी की। एनाटॉमी देखते हैं इसकी, तो हम देखते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
हमको दो लेयर देखने को मिल रही है। एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है। ठीक, तो जो बाहर की साइड है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की साइड है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाले को आउटर और अंदर वाले को इनर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है। ठीक, इस स्पेस को बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, अब ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है ये कई जगह पे फोल्ड हो गई है। ठीक है, ये कई जगह पे फोल्ड हो गई है। फोल्ड होने के बाद एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ये। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टी। अब सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी होती है। ठीक, बड़ी होने का कारण क्या है कि ये ज्यादा सरफेस एरिया लेगी। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर कोई कपड़ा है, जैसे ये मैंने शर्ट पहनी है, तो अभी इस शर्ट का सरफेस एरिया इतना बड़ा है हमारे बॉडी के जैसा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी शर्ट को हम फोल्ड कर दे तो जैसे ही फोल्ड करेंगे तो इतना बड़ा सरफेस एरिया एक छोटे से सरफेस एरिया में कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हुआ रहता है जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक, अब इस क्रिस्टी के ऊपर ये माचिस की तीली की शेप के पार्टिकल पाए जाते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम्स होते हैं या इनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। अभी तक आप पढ़े होंगे कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक डीएनए होता है जिससे कि ये अपने जैसी दूसरी सेल्स को डेवलप कर सकता है। इस डीएनए को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटी डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटी डीएनए, स्मॉल एम और स्मॉल टी, एमटी डीएनए। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की एनाटॉमी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का होता है। अब बात करते हैं कि इसकी लेयर। ठीक है, तो इसकी लेयर में हम पहले क्या देखते हैं, पहले हमारे पास है आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। किसके लिए? ये फ्रीली परमिएबल, पहले तो फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक, ये जितने भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि आराम से इजीली इसको क्रॉस करके छोटे मॉलिक्यूल हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक जा सकते हैं। यानी कि ये जो पोर्शन है अगर इसको हम मैग्नीफाई करके देखें, ठीक है, तो मैग्नीफाई करेंगे तो हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। पोरस होता है ये, जिसमें बहुत सारे होल होते हैं।
ठीक, तो इस पोर से छोटे मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल के लिए या ये फ्रीली परमिएबल हो गया, सेलेक्टिव परमिएबल होता है बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मीन्स कि जब तक अंदर से इसको परमिशन नहीं मिलेगी, कमांड नहीं मिलेगा, तब तक ये इनको अंदर जाने नहीं देगा। यानी कि जैसे गेट पे एक गार्ड होता है, वो गार्ड क्या करता है कि जब तक अंदर से परमिशन नहीं आती है तब तक उनको कहता है कि आप बाहर बैठे रहिए। तो जैसे ही अंदर से कॉल आएगी, इनको बड़े मॉलिक्यूल को ये अंदर जाने देगा, और अगर कॉल नहीं आती है तो इसको कहता है आप यहीं रहिए, यानी बड़े मॉलिक्यूल आउटर मेम्ब्रेन के बाहर ही रहेंगे। ठीक, अब तीसरा, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम एग्जैक्टली जो बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक चैनल से जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के चैनल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं, इनको हम बोलते हैं पोरिन्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पोरिन्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अंदर जाने देते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा है हमारा इनर मेम्ब्रेन। पहला हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा होता है। ठीक, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्या बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक, और इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, F1 पार्टिकल। अगर आप F1 पार्टिकल को जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा F1 पार्टिकल। ठीक है, अगर जूम करके आप देखते हैं तो ये F1 पार्टिकल आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हमारे पास बचता है एक लास्ट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इसमें भरा हुआ जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक, मैट्रिक्स क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है और एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड और फैटी एसिड। पायरुविक एसिड और फैटी एसिड। ठीक,
अब बात करते हैं इसके फंक्शन की कि सेल माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। जब पावर हाउस के नाम से जानते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन या एटीपी सिंथेसिस। पहला काम हो गया। दूसरा काम है इसका सेल्यूलर एपोप्टोसिस। सेल्यूलर एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि कोशिकाओं को किल करता है। क्यों करता है, अब इसको समझ लेते हैं। कोशिकाओं को किल करने की क्या वजह हो सकती है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद की ही कोशिकाओं को या जिस कोशिका के अंदर है उन्हीं को किल कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेल्स जो हैं बहुत हाई स्पीड पे मल्टीप्लाई होती हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन। जब कोई सेल बहुत तेज स्पीड से रैपिडली प्रोलिफरेट हो रही है, डिवाइड हो रही है या नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं उसके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कंडीशन है जहां पे सेल बहुत तेज बढ़ती है, तो ये कंडीशन लीड करती है कैंसर को। कैंसर भी क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो जैसे ही सेल बहुत तेज ग्रो करना शुरू करेगी तो वो कैंसर का कॉज हो सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैंसर नहीं होने देने के लिए क्या करता है, इस सेल को किल कर देता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो बहुत ओल्ड सेल्स होती हैं, ठीक, ओल्ड सेल्स के अंदर एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है। इस एनर्जी के कंजप्शन को कम करने के लिए, ठीक है, एनर्जी के कंजप्शन को कम करने के लिए सेल इनको भी किल कर, माइटोकॉन्ड्रिया इनको भी किल कर देता है। ठीक। तो इनको किल करने के लिए यानी सेल अपोप्टोसिस के लिए एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी जो है यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्यूलर एपोप्टोसिस के लिए। ठीक। इसका अगला फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है। अगला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। आपको पता है कि कैल्शियम की हमको जरूरत हर जगह पड़ती है। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के लिए हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक। कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको जरूरत पड़ती है, यानी कार्डियक साइकिल के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर कर लेता है हार्ट कंट्रैक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। इन सब चीजों के लिए हमारा, या ब्लड का जो हमारा क्लॉटिंग होता है,
ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो जब कैल्शियम स्टोर रहता है तभी वो यूटिलाइज हो पाता है। ठीक। चौथा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर सिग्नलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कोई मैसेज जब माइटोकॉन्ड्रिया को मिलता है तो वो उस हिसाब से एटीपी का प्रोडक्शन करके उस सेल को सिग्नल देता है कि हमारे यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन हो गया है, अब कमांड देना बंद किया जाए। ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी जितना पढ़ा, अगर आप उतना अपने एग्जाम्स में लिख देते हैं तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आप किस तरीके से लिखते हैं और आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है। तो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप एज इट इज अगर आप कॉपी भी कर देते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।